एक समय पहले की बात है। एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं, गंगा और सुमृता। सुमृता बहुत ही सुंदर थी, इस वजह से उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया। और गंगा थोड़ी कम सुंदर थी और कम पढ़ी लिखी थी, इस वजह से उसका विवाह एक लोहार के साथ हुआ। तुम ठीक से देखती नहीं हो क्या? सारा घर गंदा पड़ा है और तुम यहाँ आंगन में झाड़ू भी नहीं लगा रही हो, बस इधर उधर टहल रही हो। अच्छे से झाड़ू करो, वरना कल को तुम्हारी जगह कोई और नौकरानी रख लूंगी। मालकिन, श्यामा के जैसा ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। मैं यहाँ से सफाई करने के बाद सारा घर साफ कर दूंगी। क्षमा कर दीजिए मालकिन। हाँ हाँ, आ ही गई ना अपनी औकात पर। तुम नौकरों के सिर पर अगर मैं ना रहूं तो तुम लोग तो सिर के ऊपर से ही गुजर जाओगे। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, अभी के अभी ये आंगन साफ करो और उसके बाद घर के अंदर से भी पूरी सफाई कर देना, समझी? एक पल की भी देर नहीं होनी चाहिए। स्मृति को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और वो धनवान भी थी, इसलिए उसका घमंड और भी अलग स्तर पर था। इधर दूसरी तरफ गंगा की दीवारों से भी गरीबी झलक रही है। एक तरफ घमंडी और धनवान सहेली है और दूसरी तरफ गरीब लेकिन खुश स्वभाव और अच्छे आचरण वाली सहेली है। सुनिए जी, आज खाने के लिए बस एक ही रोटी है, आपके लिए बना दी है। आप जल्दी से खा लें और अपने काम के लिए निकल जाएं। बाजार देर से पहुंचे तो आपके हथियार बिक नहीं पाएंगे। क्या सिर्फ एक रोटी? ओह, तो अगर वो रोटी भी मैं खा लूँगा तो तुम क्या खाओगे? ना ना, मुझे भूख नहीं है, रोटी तुम खा लो। मैं बाजार में जो कुछ कमाऊँगा वहाँ से खा लूँगा। आशा है आज कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा। इतना कहकर गंगा का पति बाजार की ओर निकल जाता है और गंगा आंखों में आंसू लिए उसे दूर तक देखती रहती है। हाँ ऊपर वाले, आज मेरा पति घर से कुछ खाए बिना ही चला गया है। बस इतनी कृपा कर देना कि आज मेरे पति के कुछ हथियार बिक जाएं, ताकि वो और मैं पेट भरकर खाना तो खा सके। गंगा और सुमित्रा दोनों के घर करीब करीब ही थे। यही वजह थी कि सुमित्रा जब भी कभी गंगा के घर के सामने से गुजरती तो उसका मजाक बनाना कभी नहीं भूलती। आज भी जब सुमित्रा गंगा के घर के पास से गुजरी तो उसने वही घमंड भरा व्यवहार दिखाया। अरे, ये तो सुमित्रा आ रही है। आज भी लगता है आकर चार बातें सुनाकर ही जाएगी, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं मेहमान नवाजी के लिए क्या पेश करूंगी? अरे, कितनी गंदी जगह रहती हो तुम। तौबा तौबा, यहाँ आना भी किसी सजा से कम नहीं है। कैसे रह लेती हो तुम यहाँ? टूटी फूटी झोपड़ी और ऊपर से गाय के गोबर की बदबू। उफ, तौबा, मैं तो एक पल भी यहाँ ना रहूं। वो ये बात तो सही है, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ तो बस हम गरीब ही रह सकते हैं। तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। उफ गंगा, नहीं नहीं, यहाँ तो तुम्हारी बदबू में सांस लेना भी मुश्किल है। कोई यहाँ बैठ सकता है क्या? ऊपर से ये टूटी फूटी झोपड़ी। उफ तौबा, हम दोनों एक साथ पले बड़े थे और आज देखो, कहाँ तुम्हारा भाग्य और कहाँ मेरा। हाँ, सब किस्मत का खेल है। अब ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है उसे काटना तो पड़ेगा ही। उफ तौबा, तुम तो शुरू से ही गवार थी, तभी तो ये सब तुम्हारे साथ हुआ। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो। मैं यहाँ किसी काम से आई थी। वो ना, मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर में काम करोगी? मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं भी माँ बनने वाली हूँ। ठीक है रीति, तुम्हें अगर काम में मदद की जरूरत होगी तो मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। एक तो तुम गरीब लोगों के नखरे ही बहुत होते हैं। तुम लोगों की जब कोई मदद करना चाहता है ना, तो तुम लोग ज्यादा ही सर पर चढ़ जाते हो। खैर, अपने पति से पूछ लेना और फिर काम पर आ जाना। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है और गंगा उसे हसरत भरी निगाहों से देखती रहती है। शाम को जब गंगा का पति घर आता है तो गंगा अपने पति को बताती है। सुनिए जी, आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी थी। आज सुमृति मेरी सहेली हमारे घर आई थी। अच्छा, कौन सी? वही तुम्हारी अमीर सहेली जो इस गांव के कलेक्टर की पत्नी है? तुम उसी की बात कर रही हो ना, जिसके आगे पूरा गांव सिर झुकाकर चलता है? हाँ वही।
दरअसल बात यह है कि वो आज हमारे घर किसी काम से आई थी। क्या बात कर रहे हो? हम जैसे गरीब लोगों के घर अमीरों को क्या काम पर जाना है? वो चाहती है कि मैं उसके घर काम करूं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन। कह रही थी कि बहुत अच्छी पगार भी दूंगी। सुनिए ना जी, मैं क्या कहती हूँ, आप कहो तो मैं अगर अपनी सहेली के घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ बटा लूंगी और कुछ पैसे आ जाएंगे। घर में तो हम भी अच्छा खाना खा सकेंगे। गंगा, अब तुम दूसरों के घरों में काम करोगी? क्या मैं सच में मर गया हूँ? मेरे जीते जी तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो वो सहेली हर पल तुम्हें नीचा दिखाती है, ताना मारती है, तुम्हारे दुख पर हंसती है। जरा सोचो, उसके घर में तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी। हर कदम पर अपमान, हर बात पर जिल्लत। मैं ये सहन नहीं कर सकता। नहीं जी, आप ऐसा मत सोचिए। मेरी सहेली ऐसी नहीं है। वो मेरी मदद करना चाहती है। उसने खुद कहा है कि वो अच्छी पगार देगी। अगर मैं उसके घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ भी बट जाएंगे और घर की हालत भी थोड़ी संभल जाएगी। मैं किसी के आगे झुकने नहीं जा रही, बस अपने घर के लिए कर रही हूँ। ठीक है गंगा, अगर तुम्हारा मन यही कहता है तो मैं मना नहीं करूँगा। अगर वो सच में मदद करना चाहती है और तुम्हें सम्मान के साथ रखेगी तो तुम वहाँ काम कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अपना मान सम्मान सबसे ऊपर है। अगर जरा भी अपमान हुआ तो तुरंत वापस आ जाना। सुबह जब हुई तो गंगा सुमृता के घर काम करने के लिए पहुंची। पहले ही दिन से सुमृता उसके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम्हारा पति जब अच्छी पगार की बात सुनेगा तो तुम्हें किसी के घर नौकरानी बनने से नहीं रोकेगा। मजाक कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम मुझे काम बता दो, क्या क्या काम करना है। सुमी सारा दिन उससे काम करवाती रही। पूरा घर साफ करवाया, आंगन साफ करवाया और फिर उस पर चिल्लाने लगी। तुम अभी तक बस आंगन की सफाई में ही लगी हो, घर के सारे कमरों की सफाई तो तुमने की ही नहीं है। देखो गंगा, जरा दिमाग में साफ रखो, तुम यहाँ मेरी सहेली बनकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर आई हो, समझी? काम ढंग से और अच्छे से करो, वरना कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सुमो, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने तो पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दी है और खाना भी बना दिया है। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो साफ साफ बता दो। यूँ बिना बात के मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? वाह वाह, क्या बात है गंगा। एक तो मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें अपने घर में काम पर रखा है, और ऊपर से तुम मेरे सामने जबान दराजी कर रही हो। जानती हो ना मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी वो सहेली नहीं हूँ, मैं इस गांव के कलेक्टर की पत्नी हूँ। समझ लो, मेरे साथ जबान दराजी मत करना। मैं माफी चाहती हूँ मालकिन, आज से मैं पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे समझ आ गया है कि मैं यहाँ आपकी सहेली नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। अब से कोई गलती नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गया है तो अच्छा है। अच्छा सुनो, मैंने कुछ बचा हुआ खाना दरवाजे के बाहर रख दिया है, ले जाना, तुम्हारे और तुम्हारे पति के काम आ जाएगा। वो क्या है ना, हमारे घर में बासी खाना नहीं खाया जाता, फेंकने से बेहतर है तुम ले जाओ। जी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की पगार भी मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। घर में आज चूल्हा जल जाता और मेरे पति को भी थोड़ा सुकून मिल जाता। आज की चीज के पगार? आज तो तुमने ठीक से काम ही नहीं किया। अच्छा चलो, ये देंगे पगार, कल ले जाना। आज बचा हुआ खाना ले जाना बस। जी मालकिन, जैसा आपको ठीक लगे। इसी तरह समय बीतता गया। गंगा कभी खाना तो कभी पगार लेकर अपने घर जाती रही। थोड़ा हाल सुधरता गया। सुमी गंगा को हर रोज बहुत जलील करती, उसे नीचा दिखाती। और फिर एक दिन, हाय रे गंगा, ये क्या हो गया? अरे सत्यानाश हो गया, ये तो लड़की पैदा हो गई। तूने तो मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अब बता, इस लड़की का क्या करेंगी? क्या इसे भी अपनी तरह घर घर नौकरी करवाएगी? हाय राम, मुझे तो ये आस थी कि लड़का होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन तूने तो किस्मत ही पलट दी। ये सुन सुनकर गंगा पर मानो कयामत टूट पड़ी थी। गंगा की सास ने पूरा घर उठाकर अपने सिर पर रख लिया था और दूसरी तरफ सुमी के घर में बेटे का जन्म हुआ।
सारा घर सजाया गया। चारों तरफ खुशियों और रोशनी का ऐसा समा था कि जैसे सारी दुनिया जश्न में डूब गई हो। बच्चा सभी की दुआओं और आशीर्वादों के साथ सुमी को सौंपी बड़ा हुआ था और मानो पूरी दुनिया दो उलझी तकदीरों का तमाशा देख रही हो। एक तरफ गंगा की तबाही, दूसरी तरफ सुमी की खुशियों का महाकुंभ। सुमी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज हम पूरे गांव में दान धर्म का ऐसा आयोजन करेंगे कि हर कोई खुशी और उत्साह से झूम उठेगा। ऐसा ही किया गया। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं और खुशियां मनाई गईं। कुछ दिन बाद गंगा फिर से काम पर जाने लगी और हर रोज अपनी बेटी को साथ लेकर सुमी के घर जाया करती थी। गंगा, ये क्या तुम इसे ऐसे ही उठा कर ले आई हो? होश में तो हो ना? काम करोगी या इसे संभालोगी? क्या मैं पैसे पेड़ से तोड़कर लाती हूँ जो तुम्हें तुम्हारी खुद की बेटी को संभालने की अलग से पगार दूं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन। मैं अपनी बेटी को घर में अकेली कैसे छोड़ कर आया करूं? मैं उसे साथ लेकर सारा काम कर लूंगी। भले ही आप मुझे ज़्यादा काम बता दें, मैं वो भी कर दूंगी। बस मुझे मेरी बेटी को अपने साथ रखने दीजिए। एक तो तुम नौकर लोगों को हर बात में विनती करने की आदत होती है। खैर, रख लो इसे अपने साथ। तुम्हारे नसीब तो वैसे ही बहुत खराब है। गरीब तो तुम थी ही, लेकिन अगर बेटे को जन्म देती तो वही तुम्हारा सहारा बनता। बेटी को जन्म दिया है तुमने, और याद रखना, ये बेटी तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ ही बनेगी। नहीं मालकिन, ऐसा मत बोलिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मालकिन। मैं तो ऊपर वाले से विनती करती हूँ कि मेरी बेटी का भाग्य मेरे जैसा कभी ना हो। और अगर तुम्हारी बेटी का भाग्य भी तुम्हारे जैसा ही हुआ तो ये भी मेरे घर में नौकरानी बनेगी। बुरा मत मानना, वैसे मैंने सुना है कि बेटी का भाग्य अक्सर उसकी माँ जैसा ही होता है। शुभ शुभ बोलिए मालकिन। मैं तो वैसे ही गरीबी में झूल रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी के लिए शुभ शुभ बोलिए। ऊपर वाला मेरी बेटी को रानी जैसा भाग्य देगा। आप देख लेना, मेरी बेटी रानी बनेगी, रानी। गंगा, क्या बातें कर रही हो तुम? नौकरानी की बेटी रानी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो अब जाकर काम करो। उस दिन सुमी गंगा का बहुत मजाक बनाती रही। उसके बातों से गंगा को बहुत ठेस पहुंचती थी। गंगा परेशान होकर अपनी बेटी को वहीं छोड़कर काम करने लगती है। इस तरह गंगा को उस घर में काम करते हुए कई बरस बीत गए। अब गंगा की बेटी और सुमी का बेटा दोनों बड़े हो गए थे। गंगा की बेटी का नाम सोनाली था। जैसे प्यार से सब उसे सोना कहते थे। गंगा ने सोनाली को बहुत प्यार से पाला था और सोनाली दक्खन में तो ऐसे थी जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। दूसरी तरफ सुमी का बेटा उसके बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत विनम्र था और बड़ों का आदर करता था। वो अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता था और सबके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता। सोनाली, मेरी बात तो सुनो। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? तुम क्यों इतनी नाराज हो रही हो? सूरज, यह बात मुमकिन नहीं है। तुम्हारी मम्मी हमारे विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगी। तुम तो जानते हो, सब मेरी मम्मी आप लोगों के घर में काम करती हैं। तुम्हारी मम्मी कभी भी एक नौकरानी की बेटी के लिए नहीं मानेंगी। यही बात सबसे अच्छा है, इसे यहीं खत्म कर दो। सोना, क्या हो गया है? बात खत्म कर दूंगा मतलब? मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, और मेरी माँ क्या सोचती हैं और उन्होंने कैसे एतराज करना है, वो सब मुझ पर छोड़ दो। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपनी माँ से तुम्हारे और मेरे विवाह की बात करूंगा। ये सब इतना आसान नहीं है सूरज कि तुम बात करो तो वो मान जाएंगे। मगर ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है तो तुम बात करके देखो। आसान तो नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन बात तो करनी ही पड़ेगी ना। मुझे आशा है वो मेरी खुशी के आगे सब भूल जाएंगी। और तुम्हारी माँ तो इनकी दोस्त रह चुकी है ना, तो वो मना नहीं करेंगी। दोस्त का तो अब पता नहीं, लेकिन नौकरानी रह चुकी हैं। इसलिए सोच समझकर तुम जब ये बात अपनी माँ से करोगे तो वो मुझे नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। सोना और सूरज के बीच यही तय हुआ कि सूरज अपनी माँ से बात करेगा। शाम हुई, सूरज घर पहुंचा और सीधे अपनी माँ से बात करने के लिए उनके कमरे में चला गया। माँ, मैं आज आपसे कुछ बहुत ही बड़े विषय पर बात करने आया हूँ। माँ, दरअसल बात यह है कि मुझे एक लड़की पसंद है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ।
लड़की पसंद है। हाँ, मुझे अपने बेटे का पता है। मेरे बेटे ने किसी अच्छे अमीर और हमारे मयार के खानदान की लड़की ही पसंद की होगी। वैसे तो कोई आम सी लड़की मेरे बेटे को पसंद आ ही नहीं सकती। माँ, वो कोई आम सी लड़की नहीं है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। अच्छा अच्छा, जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, आखिर वो है कौन? बताओ तो जरा, मैं भी देखना चाहती हूँ। माँ, मैं सोनाली की बात कर रहा हूँ, गंगा मासी की बेटी, जो आपकी सहेली हैं, उनकी बेटी। सूरज, तुम होश में तो हो ना? एक नौकरानी की बेटी को तुम इस घर की बहू बनाना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे मरने के बाद भी नहीं। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। माँ, वो मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। और एक बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए, मैं विवाह सिर्फ सोना से ही करूंगा, वरना किसी से भी नहीं। होश में आओ सूरज, तुम्हारे पिताजी भी इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। क्यों जिद कर रहे हो? ये मुमकिन नहीं है। सब मुमकिन है माँ, जब मैं राजी हूँ तो आपको क्या मसला है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जानती हूँ वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो अच्छे चरित्र की मालिक नहीं है, उसे भूल जाओ। अच्छे चरित्र की मालिक नहीं है माँ, ये आप किस आधार पर कह रही हैं? मैं उससे आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत अच्छी है। बस बात यह है कि वो आपके स्टेटस की नहीं है, बस उसमें आपको यही एक बुराई नजर आती है। अरे ये लड़का हमें डुबो कर ही मानेगा क्या? तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। मैं किसी भी कीमत पर एक नौकरानी की बेटी को इस घर की बहू बनाकर नहीं लाऊंगी। तो ये आपका आखिरी फैसला है माँ? आप मुझसे हाथ धो बैठेंगी? आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुमने अगर अब इस पर कोई बात की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। यहाँ सब सुनकर सूरज चुपचाप यहाँ से चला जाता है। उसके दिल में भारी निराशा थी और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसकी माँ इस रिश्ते के लिए कभी सहमत नहीं होंगी। अगली सुबह गंगा हर रोज की तरह किसी बात से अनजान सुमी के घर काम के लिए पहुंचती है। सुमी घर के बाहर गंगा का पहले से इंतजार कर रही थी। ए नमक हराम नौकरानी, तुम्हारा ही इंतजार था। मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें अपने घर में काम दिया और तुम अपनी बेटी को इस घर की मालकिन बनाने के ख्वाब देख रही हो। भूल गई हो क्या अपनी औकात? सुम्मी, मुझसे कोई गलती हो गई है या तुम ऐसे चिल्ला रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जा नाटकी औरत, मेरे बेटे को फंसाकर तुम दोनों माँ बेटी क्या समझ रही हो? मुझे कुछ नहीं पता और मैं एक नौकरानी की बेटी को इस हवेली की बहू बनाऊंगी? जाओ और जाकर अपनी बेटी से कह देना कि अपनी औकात मत भूलो। वो मेरी दी हुई रोटी के टुकड़ों पर पली है। वो इस घर की नौकरानी की बेटी है, इस घर की बहू नहीं बन सकती, समझी? तौबा तौबा सुमी, आज तक मैं तुम्हारे सारे अपमान सहती रही, लेकिन आज तुम अपने अहंकार में सब कुछ भूल बैठी हो। सुमी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात तुम मुझे बता रही हो। मुझे तो इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था। अरे नाटकी माँ बेटी, तुम अच्छी तरह जानती हो यहाँ नाटक कर रही हो। मुझे ज्ञान नहीं था तो अब हो गया है। अब अपनी औकात पर आओ और अपनी बेटी से कह देना कि उसकी औकात मेरे घर में एक नौकरानी की है, बहू की नहीं। बस सुमित्रा, बस, अब और नहीं। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है कि उसे तुम्हारे घर जबरदस्ती ब्याह दिया जाए। तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें ले डूबेगा, याद रखना। जब कोई बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगता है तो समझ लेना कि उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है, और अब लगता है तुम्हारा भी बुरा वक्त आने वाला है। अरे जा, बुरा वक्त मेरा नहीं, अब तेरा शुरू होगा। कल से यहाँ काम पर मत आना। अब तुम दोनों माँ बेटी भीख मांग कर खाना। उस रोज गंगा रोती हुई घर पहुंची। उसने जब अपनी बेटी को ये सारी बातें बताईं, तब उसकी बेटी ने सोच लिया था कि वो अपनी माँ के अपमान का बदला जरूर लेगी। अगले रोज सोना ने सूरज को नदी के किनारे बुलाया, मगर सूरज बहुत शर्मिंदा था, इसलिए वो वहां पहुंच नहीं सका। तब माया परेशान। मेरी माँ को मेरी वजह से इतना अपमान सहना पड़ा। मैंने सूरज को मना भी किया था। उसकी माँ हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेगी, ये मुझे पता था। मेरे जैसी बेटी होने से तो बेहतर था कि मेरी माँ की कोई संतान ही न होती। मुझे मर जाना चाहिए, बस, अब और नहीं। सोना अभी खुद से ही बातें कर रही थी कि इत्तेफाक से उस राज्य का राजा जंगल में भ्रमण करने निकला था। जैसे ही उसकी नजर सोना पर पड़ी, वो देखते ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की। अरे मेरी बात सुनो, पानी में मत कूदना। मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हें जो भी कोई समस्या है मुझे बताओ, मैं मदद करूँगा।
बस पानी में मत कूदना। सोना ने जैसे ही राजा की आवाज सुनी उसे कुछ समझ नहीं आया और वो तुरंत अपने घर चली गई। राजा को सोना बहुत पसंद आई। राजा ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोना ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने तुरंत उसके घर का पता लगा लिया और अपने विवाह का संदेश उसके घर भेजा। गंगा जब ये खबर सुनी तो खुशी से फूले नहीं समाई और तुरंत तैयार हो गई। सोना ने जब ये सुना तो उसने सूरज से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सूरज अपने घर वालों से नाराज होकर घर से चला गया था। गंगा अपने घर वालों के हाथों मजबूर हो गई और फिर विवाह की तारीख रख दी गई। इधर जब सूरज को ये बात पता चली तो वो नशे में हो गया और घर में मारपीट करने लगा। जैसे जैसे खुद को तबाह कर रहा था करता रहा। अब सुमी का घमंड धूल में मिल गया। सुमी ने सूरज के इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया, मगर सूरज को जो चोटें लगी थी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कहते हैं घमंड इंसान को कभी नहीं छोड़ता।